अगर आपको F1 के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आपने इस आइकॉनिक मोमेंट की फोटो काफी जगहों पे देखी होगी, फोन के केसेस पे, पोस्टर्स पे और शायद इंस्टाग्राम पे कई फैन एडिट्स में भी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये फोटो इंडिया में ही खींची गई थी, इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट पे। पिछले कुछ सालों से F1 का क्रेज पूरी दुनिया में फैल रहा है। आज के समय पे ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बट लोगों के लिए एक इमोशन बन चुका है। Lewis Hamilton! Verstappen holds it! It's done! एक ऐसा ग्रैंड स्पेक्टिकल जिससे मिलियंस ऑफ फैंस डीपली कनेक्ट करते हैं। That's Verstappen! Max! रेस वीकेंड आते ही पूरी दुनिया में एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट आ जाती है। चाहे टिकट्स कितनी भी एक्सपेंसिव हो, लोग इन्हें जरूर खरीदते हैं। इनफैक्ट हैरान करने वाली बात यह है कि लास्ट ईयर F1 की 24 में से 19 रेसेस टोटली सोल्ड आउट थी। एंड क्यों नहीं होंगी, क्योंकि F1 का टोटल फैन बेस 80 करोड़ लोगों से भी ज्यादा का है। सिंगापुर, अबू धाबी और लास वेगस जैसे शहर सिर्फ एक रेस होस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए तक खर्च करते हैं, जिसे रिकवर करने की कोई गारंटी भी नहीं होती। और मानो ना मानो, एक वक्त ऐसा भी था जब इंडिया भी इस ग्लोबल स्पेक्टिकल का एक हिस्सा बन गया था। इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए 2009 में ग्रेटर नोएडा में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एक ऐसा रेस ट्रैक जो इंडिया को मोटरस्पोर्ट के ग्लोबल वर्ल्ड मैप पे लाने वाला था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुध इंटरनेशनल सर्किट। इसे वर्ल्ड रिनाउंड सर्किट आर्किटेक्ट हर्मन टिल्के ने डिजाइन किया था, वही इंसान जिन्होंने मलेशिया, टर्की और चाइना जैसे आइकॉनिक सर्किट्स डेवलप किए थे। इतनी मेहनत के बाद हमें फाइनली मिलता है एक लगभग 5 किलोमीटर का सर्किट विद हाई स्पीड स्ट्रेट्स एंड 1 लाख से भी ज्यादा लोग की सीटिंग कैपेसिटी। ये आज भी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सर्किट्स में से एक है, जिसे तब 1800 करोड़ रुपए में बिल्ड किया गया था। सबसे सरप्राइजिंग बात तो खैर ये है कि जब इंडिया में फर्स्ट F1 रेस होस्ट हुई थी तो लगभग 95,000 लोगों ने टिकट्स खरीदी थी और टीवी पर भी इसकी एवरेज व्यूअरशिप नॉर्मल से 6 गुना तक ज्यादा थी। सुनने में सब परफेक्ट लग रहा था, ट्रैक से लेके फैंस के प्यार तक। और फिर 2013 में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने इंडियन ग्रां प्री को फॉर्मूला 1 हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया। इसी रेस में सेबेस्टियन वेटल ने अपना 4th कंसेक्यूटिव फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सिक्योर किया था। रेस खत्म होते ही वेटल ने बुध सर्किट के स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट पे डोनट्स किए थे, एक ऐसा सेलिब्रेशन जो आज भी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल F1 मोमेंट्स माना जाता है। ग्रैंड स्टैंड में बैठे हजारों इंडियंस ने उस मोमेंट को लाइव देखा था। उस दिन कई लोगों को ये लग रहा होगा कि इंडिया का फॉर्मूला 1 फ्यूचर तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन शायद उस टाइम किसी को ये आइडिया भी नहीं था कि ये F1 का इंडिया में आखिरी साल होने वाला था। अब ये क्यों हुआ, ये तो इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो ही जाएगा, पर मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं आपको पूछूं कि फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी में कॉमन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्रॉब्ली यही बोलोगे कि ये सारे स्पोर्ट्स हैं। कई लोगों का यही मानना है एंड इन फैक्ट आप सही हो। बट इसी पे आगे बिल्ड करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप F1 को क्या मानोगे? एक काम करो, वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में लिख के आओ। नहीं, सही में वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में लिख के आओ कि आप F1 को किस कैटेगरी में डालते हो। आई एम श्योर ज्यादातर लोग अभी कमेंट्स में भी इसे एक स्पोर्ट लिख के आए होंगे, क्योंकि लाइक मोस्ट स्पोर्ट्स यहाँ पे भी टीम्स है, यहाँ पे भी कंपटीशन है। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखा। उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला 1 एट दैट पॉइंट स्पोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं, एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता था। नहीं, सच्ची में F1 जिसमें 11 टीम्स कंपीट करती हैं और हर टीम के पीछे 100 नहीं तो हजारों इंजीनियर्स पूरे टाइम काम कर रहे होते हैं, जहां 12 से 15 मिलियन डॉलर्स की गाड़ियां रेस कर रही होती हैं, वो स्पोर्ट नहीं, एंटरटेनमेंट था। ऑल्सो हाँ, एक एक गाड़ी 12 से 15 मिलियन डॉलर्स की होती थी, लगभग 110 से 130 करोड़ रुपए की। और इसी एक क्लासिफिकेशन ने इंडिया के लिए पूरा गेम बदल दिया। देखो, जब किसी एक इवेंट को स्पोर्ट माना जाता है तो ऑर्गेनाइजर्स को काफी टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं। इसे करने से इवेंट को ऑर्गेनाइज करना फाइनेंशियली काफी आसान हो जाता है। लेकिन F1 के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जब इसे एंटरटेनमेंट कैटेगरी में डाल दिया गया तो जेपी ग्रुप, जिन्होंने बुध सर्किट बनाया था और रेसेस भी ऑर्गेनाइज की, उन्हें गवर्नमेंट को 25 करोड़ तक का एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ा। टैक्स एग्जेम्पशंस देने से उसी कंट्री ने मना किया जहां क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स पे भारी टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं और जहां कॉमनवेल्थ गेम्स पे भी हजारों करोड़ खर्च हुए थे। लेकिन जब फॉर्मूला 1 की बारी आई तो जवाब सिंपल था, ये स्पोर्ट नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है। सोचो, एक तरफ जेपी ग्रुप है जिन्होंने 2011 में 1800 से 2000 करोड़
तक का ट्रैक पे खर्चा किया। ऊपर से हर साल उन्हें फॉर्मूला 1 को 180 करोड़ 2011 में हर साल देने पड़ते थे सिर्फ रेसेस ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। इस सब के ऊपर अगर अब टैक्स का भी बर्डन आ जाए तो कोई भी प्राइवेट कंपनी इसे कैसे सस्टेन करती है। और इस सब के ऊपर ये बात भी है कि अगर F1 इंडिया में कंटिन्यू करता तो सिर्फ जेपी ग्रुप का फायदा नहीं होता, गवर्नमेंट भी इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाती, क्योंकि फॉर्मूला 1 की रेस सिर्फ एक रेस नहीं होती। ये टूरिज्म, होटल्स, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और लोकल बिजनेसेस के लिए बहुत सारा बिजनेस लाते हैं। एक ही वीकेंड में हजारों इंटरनेशनल विजिटर्स भी आते हैं। इस सब से पूरी लोकल इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता। इसलिए दुनिया की कई कंट्रीज फॉर्मूला 1 को एक प्रॉफिट मेकिंग इवेंट नहीं मानते, बल्कि एक नेशनल ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये सब जानते हुए भी सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशंस पे नहीं रुकी, बल्कि हर एक आइटम जैसे रेस कार, स्पेयर पार्ट्स, टायर्स, फ्यूल और टीम इक्विपमेंट सब पे कस्टम्स लगाने लग गई। सुनने में ये शायद एक छोटी बात लग रही हो, पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फॉर्मूला 1 एक नॉर्मल स्पोर्ट नहीं है जहां सिर्फ एक प्लेयर अपना बेसिक गियर लेके चलता है। यहाँ हर टीम अपने साथ कई टन का हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लेके घूमती है। गराज टूल्स, टायर बैलेंसिंग मशीन्स, पिट स्टॉप गन्स और बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स। एक पूरा नासा के लेवल का हाईटेक वर्कशॉप ही मान लो। जब ये सारा इक्विपमेंट इंडिया आता था, उन्हें इंडियन कस्टम्स के साथ डील करना पड़ता था। कई बार टीम्स को पेपर वर्क, इंस्पेक्शंस और इंपोर्ट प्रोसीजर्स से भी डील करना पड़ता था, जो इंडिया जैसे देश में चीजों को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और महंगा भी। अब अगर बाकी कंट्रीज को देखो जैसे यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके, तो वहां टीम्स को टेम्पररी इंपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू अपना सामान आसानी से ले जाने के लिए ड्यूटी फ्री परमिशन मिल जाती है, ताकि रेस स्मूथली ऑर्गेनाइज हो सके। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ पैसे या प्रोसीजर्स तक लिमिटेड नहीं रही। कुछ केसेस में तो क्रिटिकल इक्विपमेंट कस्टम्स में ही अटक गए। 2011 के इनॉग्रल इंडियन F1 रेस के टाइम पे मर्सिडीज की टीम की टायर बैलेंसिंग का इक्विपमेंट ही कस्टम्स में फंस गया। इस डिले की वजह से माइकल शूमाकर को क्वालिफाइंग सेशंस में ही अपनी टायर में हैवी वाइब्रेशंस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एक ऐसे स्पोर्ट में जहां लिटरली मिलीसेकंड्स में विनर डिसाइड होता है, वहां ऐसा क्रिटिकल इक्विपमेंट फंसना किसी भी टीम के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। अब वीडियो के इस पॉइंट तक काफी लोग सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होंगे पूरी तरह, बट ये सिर्फ आधी कहानी है। अभी थोड़ी देर के लिए F1 पे लगाए हर टैक्स को, हर कस्टम ड्यूटी को बस इग्नोर कर दो। सिर्फ इतना मानो कि जेपी ग्रुप को सिर्फ अपनी कॉस्ट्स बेयर करनी है। इस सिनारियो में अगर हम जेपी ग्रुप की रेसेस ऑर्गेनाइज करने की टोटल कॉस्ट को अबाउट कैलकुलेट करें तो वो अराउंड 50 to 65 मिलियन डॉलर्स का आता है। इसमें ये रेस ऑर्गेनाइज करने का 40 मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके ऊपर बाकी 15 से 20 मिलियन ऑपरेशनल कॉस्ट्स है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड बाकी सब कुछ। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें जो सिर्फ टिकट सेल्स है, तो वो लगभग 15 से 30 मिलियन डॉलर होता, जो 2011 में 70 से 140 करोड़ होता। और ये तब मानकर है कि सारी सीट्स फुल हैं, जो आज तक की तो किसी F1 रेस इन इंडिया में हुआ नहीं, पर फिर भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। इस सब के बाद भी हर साल जेपी ग्रुप को 35 मिलियन डॉलर्स तक का लॉस होता, जो तब अबाउट 160 करोड़ था। मतलब सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी बाय द एंड लगभग 300 करोड़ का लॉस। अब कई व्यूअर्स के दिमाग में सवाल होगा कि व्हाट अबाउट टीवी राइट्स का रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप्स, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। इतना बड़ा इवेंट है तो इन सारी चीजों से काफी सारा जनरेट होता होगा रेवेन्यू। सरप्राइजिंगली ये सारा पैसा जेपी ग्रुप के पास नहीं, कहीं और जा रहा था। बताऊंगा मैं आगे, डोंट वरी। ये तो अभी सिर्फ हर साल की रेवेन्यू और कॉस्ट की कैलकुलेशन थी। जो 400 मिलियन डॉलर जेपी ग्रुप ने ट्रैक बनाने पे लगाए थे, अभी वो भी तो रिकवर करने थे। लेकिन जहां पर ईयर की ही कॉस्ट नहीं रिकवर हो पा रही थी, वहां इन्वेस्टमेंट कैसे रिकवर होती? एक तरफ सीट्स फुल होने की कैलकुलेशन पर भी ये लॉस बना रहे थे, तो ऊपर से हर साल टिकट्स खरीदने वाले लोग भी कम ही हो रहे थे। 2011 में जहां 95,000 लोगों ने टिकट्स बाय करी थी, 2012 में वो नंबर सीधा 65,000 के आसपास हो गया था। अगर इसी तरह चलता रहता तो जेपी ग्रुप के लिए ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचना, जहां ना वो प्रॉफिट में होते ना वो लॉस में होते, वहीं तक पहुंचने में उनको 5 साल लग जाते। खुद सोचो ऐसी कंडीशन में इंडिया में F1 कैसे ही सर्वाइव करती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि लॉस मेकिंग सिर्फ जेपी की प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया के काफी नए F1 सर्किट्स रेस वीकेंड पे खुद प्रॉफिटेबल नहीं होते। उन्हें जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट्स खुद पैसे लगाती हैं। अबू धाबी में यूएई गवर्नमेंट हर साल लगभग 55 मिलियन डॉलर्स की होस्टिंग फी पे करती है। एक ऐसा अमाउंट जो टिकट सेल्स से सिर्फ रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिंगापुर में गवर्नमेंट F1 रेसेस की ऑलमोस्ट 60% कॉस्ट्स बेयर करती है, क्योंकि प्राइवेट प्रमोटर्स के लिए इसका खर्चा निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये अकेली ऐसी कंट्रीज नहीं है, कई कंट्रीज ऐसा करती हैं। ये सारी कंट्रीज जानती हैं कि ये एक प्रॉफिट मेकिंग वीकेंड नहीं है, एक नेशनल ब्रांडिंग कैंपेन है।
एक प्राइड कि हमारा देश F1 की रेस होस्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया में ये पिक्चर बिल्कुल उल्टी थी। यहाँ जेपी ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे ना तो सरकार से कोई एग्जेम्पशंस मिले, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी। और क्या आप जानते हो कि एक बहुत बड़ी होस्टिंग फीस पे करने के बाद भी रेस ऑर्गेनाइज करना, ट्रैक्स मेंटेन करना, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, ये सब कुछ इवेंट प्रमोटर का काम होता है। F1 कंपनी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। मगर रुको, इंडिया की F1 स्टोरी में एक मेजर ट्विस्ट अभी बाकी है। 2013 के बाद फॉर्मूला 1 इंडिया से चला गया। बुध इंटरनेशनल सर्किट खाली पड़ गया, टीम्स कभी वापस नहीं आई। पर फिर 2015 में एक अजीब चीज हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने मोटर स्पोर्ट्स को ऑफिशियली स्पोर्ट्स का टाइटल दे दिया। ये वही दर्जा है जो अगर कुछ साल पहले मिल चुकी होती तो बुध के सर्किट पे आज खामोशी नहीं पर F1 की इंजन्स की गूंज सुनाई दे रही होती। लेकिन इस रिकॉग्निशन के बाद भी इंडिया में अगर F1 वापस आना भी चाहता तो जेपी ग्रुप के पास पैसे ही नहीं थे। जेपी ग्रुप ने कई अलग प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंशन किया और वहां पैसे लगाए। 2015 तक जेपी ग्रुप पे ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ का सिर्फ डेट था। पर इस सब के बाद भी शायद इंडिया की F1 स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। 2023 में MotoGP भारत ने इसी ट्रैक पे कमबैक किया। 3 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा फैंस वापस बुध सर्किट पे आए। इस इवेंट ने लोकल इकोनॉमी पे लगभग 400 करोड़ का इम्पैक्ट किया था। यानी एक चीज क्लियर है, अगर सब कुछ ढंग से ऑर्गेनाइज हो, इंडिया में मोटरस्पोर्ट की एक ऑडियंस आज भी है, इनफैक्ट कमी नहीं है। 2017 में F1 के सीईओ ने खुद कहा था इंडिया इज अ ग्रेट पोटेंशियल मार्केट। सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 में मुंबई में रेड बुल रेसिंग का फॉर्मूला 1 शो रन हुआ था, जहां 25,000 से ज्यादा फैंस सिर्फ एक F1 कार को रोड पे देखने के लिए जमा हो गए थे। और 2026 में ही अभी रिसेंटली बुध सर्किट पे ही एक F1 कार ने डेमो लैप्स किए थे। ये सब एक सिंपल बात दिखाता है, इंडिया में F1 क्रेज कभी खत्म हुआ ही नहीं था। पिछले कुछ सालों ने इंडिया की स्पेंडिंग लैंडस्केप में बहुत फर्क देखा है। आज की यूथ स्पेशली लॉकडाउन के बाद से एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज पे काफी पैसे खर्च करते हैं। खुद देख लो 2024 के बाद से कॉन्सर्ट्स इंडिया में कितने ज्यादा हो रहे हैं और हर बार इंडिया की ऑडियंस पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। कोल्डप्ले, लिंकिन पार्क, हनी सिंह, सुनिधि चौहान, हिमेश रेशमिया, करण औजला, इंडियन और इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स पूरे वेन्यूज सोल्ड आउट कर रहे हैं। और इस सब के ऊपर आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। एनसीआर में मेट्रो की कनेक्टिविटी और कैब्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बुध इंटरनेशनल सर्किट के काफी करीब बन रहा है। पहले टीम्स और फैंस को दिल्ली एयरपोर्ट से काफी ट्रैवल करना पड़ता था, अब ये एक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स सीधा सर्किट के पास लैंड करेंगी। कई लोगों का मानना है कि एज सून एज 2030 F1 इंडिया में वापस आएगा। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। पर आपका क्या कहना है इस बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, बी श्योर टू लाइक इट। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, जो बहुत कम लोग हैं, तो कमेंट्स में जाके फायर और हार्ट इमोजी डाल दो ताकि आई नो हु यू आर। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आप ये वीडियो भी अब देख सकते हो।